हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा, इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। पूछ रहे विच इज नियरली परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस। रबर, कॉपर, एल्युमिनियम, क्वार्ट्ज। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए, स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करिए। विच इज नियरली परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस। इलास्टिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें डिफॉर्मिंग फोर्सेस जब हम रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम इलास्टिक सब्सटेंस या परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस। ये नियरली परफेक्टली इलास्टिक हो सकते हैं क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। ठीक है, तो नियरली परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस कौन सा होगा। आई होप आपने आंसर मैच करा लिया होगा। तो इसका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा बेटा, क्वार्ट्ज। एक क्वार्ट्ज होता है और एक फॉस्फर होता है। फॉस्फर, और जिसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वार्ट्ज और फॉस्फर, ये दो जो सब्सटेंस हैं ये नियरली परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वार्ट्ज और एक और भी होता है एंड फॉस्फर। ठीक है, इसी को ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच इज नियरली परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ग्लास है, वुड है, पुट्टी है, बोन है। ट्राई करिए। तो बेटा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा परफेक्टली प्लास्टिक पुट्टी। एक पुट्टी होता है, मड होता है, ठीक, और एक पैराफिन वैक्स। ये सभी जो है वो नियरली परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन सॉलिड्स एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय फोर्सेस कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिकुलर, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ दीस। ट्राई करिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इन सॉलिड्स एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय फोर्सेस कॉल्ड इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होते हैं उनसे ये बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, वैसे तो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी बॉन्डेड होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर एटम के लिए पूछा गया है, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस से ही वो बॉन्डेड होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ए सॉलिड इज डिफॉर्म्ड, द इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, में इंक्रीज और डिक्रीज, नन ऑफ दीज। ट्राई करो भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डिफॉर्म फोर्सेस जब अप्लाई करते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, दोनों केसेस होंगे बेटा। जैसे कोई भी दो एटम को अगर हम कंसीडर करें तो वो इक्विलिब्रियम में एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बीच में होते हैं। और जब फिक्स डिस्टेंस के बीच में होते हैं, जैसे ही उनको डिफॉर्म किया जाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि किन दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों एटम उधर से और इधर से पास आ रहे हों तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। और ऐसा भी हो सकता है ये दोनों एटम्स दूर जा रहे हों तो उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो मे डिक्रीज और इंक्रीज, ये बोथ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर होगा बेटा सबको? Okay, beta. Now move on the question number 5. Elastic behavior of solids can be visualized by. Elastic behavior of solids can be visualized by. चार ऑप्शन आप दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। एक तो है स्प्रिंग बॉल मॉडल, दूसरा है रॉड बॉल मॉडल, तीसरा है स्ट्रिंग बॉल मॉडल और चौथा है नन ऑफ दीज। इलास्टिक बिहेवियर जो सॉलिड्स के अंदर है वो
कैसे विजुलाइज किया जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करो। आई होप ये भी आपने सॉल्व कर लिया होगा बेटा। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। स्प्रिंग बॉल मॉडल सिस्टम जो होता है, उससे इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को विजुलाइज किया जाता है। ठीक है, जो बॉल्स होती है, कई सारी बॉल्स के बीच में अगर स्प्रिंग सिस्टम लगा हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे ये बॉल है, ठीक, और एक ये बॉल है, मतलब ये दो एटम हो गए, उनके बीच में इस स्प्रिंग लगा हुआ है। इसी तरीके से यहां पर देखो, ये ऐसे, ठीक इस तरीके का सिस्टम बना होगा कि हर एटम के बीच में आपको एक स्प्रिंग, ठीक है, हर दो एटम के बीच में कह सकते हैं कि स्प्रिंग लगा हुआ आपको नजर आएगा। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सॉलिड के अंदर का। ठीक है, इसमें जो स्प्रिंग है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को प्रोड्यूस करेगी दोनों एटम्स के बीच में, और जो बॉल्स हैं वो एटम की तरह एक्ट करेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस सिस्टम को हम स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं, तो स्ट्रेच करके जब हम छोड़ेंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो उनके बीच लग रहे हैं वो फिर से उन बॉल्स को, या कह सकते हो एटम को, वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचा देंगे। ठीक है, जिससे बॉडी अपने शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लेती है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। हुक्स लॉ वैलिड फॉर, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, मीडियम डिफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, या सभी के लिए ऑल टाइम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, बताइए। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है, ना मीडियम डिफॉर्मेशन के लिए, ना लार्ज डिफॉर्मेशन के लिए। क्लियर हुआ सबको? स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है, याद रखिएगा। चलिए, इन क्वेश्चन नंबर 7, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर रीजन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हुक्स लॉ किस रीजन के लिए वैलिड होता है? ओ ए के लिए, ओ बी के लिए, बी सी के लिए, ओ बी के लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने देखा होगा, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो बना हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये एक मेटल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो इसमें कौन सा रीजन है? देखो, ओ से लेकर ए तक का रीजन, या ओ से लेकर बी तक का, या ओ से सी तक का, या सी से डी, डी से ई, है ना, बहुत सारे रीजन इसमें बने हुए हैं। तो कौन से रीजन के लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है ये हमें बताना है। हुक्स लॉ में क्या होता है? स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, बताओ भाई। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं ओ ए, ए बी, बी सी, ओ बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? देखो, ओ से लेकर के ए वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ओ से लेकर ए तक, इसमें एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। तो स्ट्रेट लाइन हमको ये शो करती है कि यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और यही तो है हुक्स लॉ। तो ओ ए रीजन में जो है वो हुक्स लॉ वैलिड, तो ओ ए वाला रीजन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहते हैं, इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द पॉइंट आफ्टर विच इवन लोड रिमूव्ड द परमानेंट सेट अकर कॉल्ड। चार ऑप्शन आपको दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वो वाला पॉइंट बताना है आपको, है ना, जिस पॉइंट के बाद लोड को रिमूव्ड करने पर भी जो बॉडी है उसमें एक परमानेंट सेट आ जाता है, यानी कि एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो वो कौन सा पॉइंट होता है आपको ये बताना है। प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, कि यील्ड पॉइंट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, नन होता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, ट्राई करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। वो होता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, देखिए यील्ड पॉइंट के बाद ये जो यील्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है बी वाला पॉइंट, इज द यील्ड पॉइंट।
इसके बाद जब आप लोड को रिमूव भी कर दोगे तो भी क्या होगा कि बी से लेकर के ये डी वाला जो रीजन होता है, बी से लेकर के यहां से लेकर के पूरा डी तक का जो रीजन होता है, इसमें बीच में कोई भी पॉइंट आपको मिल जाए, वहां पर अगर आप लोड को रिमूव भी कर दो तो भी उसमें परमानेंट सेट आ जाता है, यानी कि परमानेंट डिफॉर्म आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, सी पर रिमूव किया तो सी से ये वापस बॉडी यहाँ पहुंच जाएगी, एक परमानेंट सेट इसके अंदर इतना आ जाएगा, परमानेंट सेट। समझ आया बेटा? तो यील्ड पॉइंट के बाद वाला पॉइंट होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहते हैं विच पॉइंट इज इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिवाइडेड इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन को डिवाइड करता है? प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, बोथ 2 एंड 3। कौन सा पॉइंट होगा? ट्राई करिए। आई होप ट्राई कर लिया आपने। चलिए मैच कराते हैं आंसर। यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट जहां तक इलास्टिक लिमिट वैलिड रहती है, यील्ड पॉइंट, इसी को ही इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। ये दोनों सेम पॉइंट होते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों सही है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ 2 एंड 3। यील्ड पॉइंट जो है वो इलास्टिक रीजन और प्लास्टिक रीजन को डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में कहते हैं इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डक्टाइल मटेरियल हैज। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनके तार बनाए जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं, जैसे कॉपर हो गया है ना, ब्रास हो गया। तो इसके लिए पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लार्ज इलास्टिक रीजन होगा कि लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है, स्मॉल इलास्टिक रीजन होता है कि स्मॉल प्लास्टिक रीजन होगा? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डक्टाइल के लिए आप हमेशा प्लास्टिक रीजन में देखो, जिसका प्लास्टिक रीजन लार्ज होगा, लार्ज प्लास्टिक रीजन। ठीक, ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिनका लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक रीजन में ही देखना है, लार्ज प्लास्टिक रीजन। 11 क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ब्रिटल मटेरियल हैज। ब्रिटल मटेरियल वो जो होते हैं जो जल्दी से टूट जाते हैं, तो जल्दी से टूट जाएंगे, तो स्मॉल इलास्टिक रीजन या स्मॉल प्लास्टिक रीजन, लार्ज इलास्टिक रीजन, लार्ज प्लास्टिक रीजन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करो। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, स्मॉल प्लास्टिक रीजन। ठीक है, याद रखिएगा, डक्टाइल मटेरियल में लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है, ब्रिटल मटेरियल जो जल्दी से टूट जाते हैं, मतलब कि इलास्टिक लिमिट के बाद ही तुरंत टूट जाएंगे, उनका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होगा, बहुत जल्दी फ्रैक्चर पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे टाइप के जो मटेरियल होते हैं उनको हम लोग ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, जिनका स्मॉल प्लास्टिक रीजन होता है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? आई होप बेटा आज का ये जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम पर नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।